हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो कि आपके बिहार फायरमैन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जो कि आपके बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट पर यह आधारित होगा सारा प्रश्न आपका, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बताइए कि यहाँ पर आपको बताना है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो ये बिंबिसार हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर्यक वंश के बारे में पूछा जा रहा है और हर्यक वंश का संस्थापक जो आपके बिंबिसार है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो बिंबिसार जो है, इसको प्राचीन भारत का जो है पहला शासक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो बिंबिसार को प्राचीन भारत का पहला शासक माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अस्थायी सेना के पूछा जाता है कि अस्थायी सेना का जो गठन है कि ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपकी बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में बताना है किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। तो बताइए कि किसने तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपके जूना खान है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको जूना खान से रिलेटेड आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है पूछा जाता है कि जूना खान जो ये किसके पुत्र थे? तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। किसका? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। और इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में जूना खान को ये जो है पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाईलाइटेड जो प्रश्न जो आपको हम बताते हैं, इससे जो भी हाईलाइटेड इफेक्ट होते हैं, जो भी इससे हाईलाइटेड आपका फैक्ट होता है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज भी करेगा तो इसके जो अलग फैक्ट बनते हैं उसी को पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में बताना है गांधी और अम्बेडकर के मध्य पुनः पैक्ट संपन्न हुआ था। तो बताइए कि गांधी और अंबेडकर के मध्य जो पुनः पैक्ट जो संपन्न हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना था। ये आपको 1932 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम एक्यूरेट की बात करें, अगर मंथ के बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये आपका कब हुआ था? तो ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है, हिटलर ने वायसराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो बताइए कि हिटलर ने वायसराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना था। ये 1935 में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये किसके कारण से हुआ था? तो ये वायसराय की संधि के कारण से ही द्वितीय आपका विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है ये कब हुआ था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो ये आपका कब हुआ था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था कब? तो ये 28 जुलाई। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को ये हुआ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। दोनों को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हिटलर ने वायसराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो ये आपके किया था 1935 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में बताना है तख्त श्री हरमंदिर जी जो है साहिब कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर आपका स्थित है? तो ये आपके पटना साहिब में स्थित है। अच्छा, पटना साहिब में ये स्थित है। ये जो क्या है ये आपको यहाँ पर बताइए। ये हरमंदिर जी साहिब जो है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपके गुरु गोविंद सिंह जो है, जो सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, कि 10वें गुरु और अंतिम गुरु किसको माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह को माने जाते हैं, जिसका कि जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो ये पटना साहिब में है। और पटना साहिब में जो है उसका जगह का नाम क्या है? तो ये तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब जो है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो बताइए कि पटना में गोलघर का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 1757 में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये कैप्टन जॉन गार्डस्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन जॉन गार्डस्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो इसका इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो था ये क्या था कि गोलघर जो था ये क्या था कि अन्न का क्या था ये कि भंडारण किया जाता था। उसमें क्या किया जाता है? ये अन्न का भंडारण किया जाता था। उसमें किस में? तो गोलघर में आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि गोल घर में, अगर यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि गोल घर में कितनी सीढ़ियाँ हैं, चूँकि ये काफ़ी फेमस है और चूँकि बिहार से रिलेटेड जब हो रहा है तो यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका 145 टोटल सीढ़ियाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में बताना कि चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो बताइए VVI क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 5 फरवरी 1922 को था चोरी चोरा हत्याकांड की ये वास्तविक तिथि। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि चोरी चोरा हत्याकांड जो था ये कहाँ पर हुआ था, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कस्बा नामक एक स्थान। अच्छा, कस्बा का मतलब क्या होता है? तो कस्बा का मतलब होता है जहाँ की शहरी और नगरी दोनों प्रकार के लोग जहाँ पर वास करते हैं उसको हम लोग कस्बा कहते हैं, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? तो ये आपके गोरखपुर में हुआ था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो बताइए कि भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर से आपको सबसे पहले याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्तावित हुआ थी कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने रेडियो का प्रसारण किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था उषा मेहता के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 14 अगस्त। कब किया गया था? 14 अगस्त 1942 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है। चूंकि यहाँ पर इसलिए 42 यहाँ पर हो जाएगा आपका, चूंकि यहाँ पर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। तो बताइए कि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये चीन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? ये चीनियों के द्वारा आपका खोजा गया था, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है ये राइट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रतियोगिता जो परीक्षा लिया जाता है, प्रतियोगिता जो यानी कि कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम आपका लिया जाता है, इसका सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि किस देश में शुरुआत हुआ था, तो ये भी आपका चीन में ही शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि चाय का जो प्रचलन सर्वप्रथम हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आपका चीन में हुआ था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 यानी कि 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो बताइए कि दयानंद यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका मुंबई में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बताइए कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। ये बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 12 नंबर में कि रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। तो बताइए कि रज्मनामा ये किसका फारसी अनुवाद है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रज्मनामा एक इसको इस तरह से पूछा जाता है कि रज्मनामा जो है ये किस क्षेत्र का पुस्तक है। तो ये आपके युद्ध का पुस्तक है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था, किसका रज्मनामा जो निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है, तो ये आपका जो है महाभारत का अनुवाद है। क्योंकि जब इसका फारसी में अनुवाद कर दिया गया तब इसका जो नाम रखा गया ये रज्मनामा रखा गया। इसलिए ऐसा पूछा जाता है कि जो है रज्मनामा किस प्रकार का बुक है, तो ये आपका युद्ध का बुक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि फारसी में जो अनुवाद किया गया है महाभारत के, ये किसके द्वारा किया गया, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये जो है शेर सुल्तान के द्वारा, किसके द्वारा? शेर सुल्तान और आपका नकीम खां के द्वारा किया गया है। इसका फारसी में अनुवाद किया गया है महाभारत का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर में नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो बताइए कि नेपाल की राजधानी जो आपका काठमांडू है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये आपके बागमती के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि दक्षिण भारत की जो वृद्ध गंगा कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? तो ये आपके गोदावरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की अगर वृद्ध गंगा की यानी कि वृद्ध गंगा की अगर हम बात करें तो ये गोदावरी को कहा जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार से रिलेटेड भी आपको प्रश्न आपका जो है ये चलते रहेगा, क्योंकि बिहार से भी प्रश्न आपका पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ भी आपको याद रखना कि नेपाल में जो है ये अगर हम बात करें कि नेपाल जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपका जो बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। चूँकि यहाँ पर वो चाहे कैपिटल हो या कुछ भी हो उसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका बागमती हो जाएगा। अगर हम बात करें कि
जो सबसे, अगर बात करें कि सबसे बड़ा जो आपका पर्वत शिखर ये कहाँ पर है, तो ये आपके नेपाल में ही स्थित है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ है, तो ये आपके नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में बताना कि सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है। तो बताइए कि सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना। तो ये सड़क के पार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में बताना है किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो बताइए कि किस भाग में मैंग्रोव वन का जो अधिक विस्तार है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैंग्रोव वन की अगर हम बात करें तो ये सुंदरबन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जो बनाती है आपका, ये सुंदरबन के ही द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, ये सुंदरबन के द्वारा बनाई जाती है। और यह जो है, अगर हम बात करें कि सुंदरबन जो है ये किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, तो यानी कि ये जो आपका मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये आपके सुंदरबन में। और सुंदरबन जो ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर यह रखना है कि सुंदरबन का जो निर्माण होता है ये कैसे होता है, तो ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से होता है, आपका सुंदरबन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बताइए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण का जो गठन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1986 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो आपका अंतर्देशीय जलमार्ग जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पर, तो ये आपके कोलकाता में, इसका मुख्यालय कोलकाता में, ये कोलकाता में स्थित, बल्कि इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो पूछा जो जाएगा इसके बारे में इसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय, ये हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, तो ये आपके कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है कच्चे रेशम का जो अच्छे उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका कर्नाटक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि पूछा जाता है कि कहवा जो है, कहवा सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो ये भी आपका कर्नाटक में उगाए जाते हैं। कहाँ पर, ये भी आपका कर्नाटक में उगाए जाते हैं। और लाल मिर्च की अगर हम बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं। और चीनी उत्पादन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो किया जाता है ये आपके महाराष्ट्र में किया जाता है। और अगर चीनी उत्पादन के मिल की अगर हम चर्चा करें तो ये भी आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर अगर हम ईख की बात करें कि ईख का जो उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो इसका किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है, यानी कि आपका यूपी में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 18 नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है भारत में कौन सा स्थान है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका 7वां स्थान आता है। आपका कौन सा, तो ये आपका आता है भारत का आपका 7वां स्थान आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर पहले स्थान की बात करें तो ये आपका रूस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू है। तो बताइए कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जो जल डमरू होता है ये कौन सा होता है, तो ये आपका स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं। तो बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है एक दूसरे से कैसे पृथक होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर में बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो बताइए कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो है भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखना है कि भारत में अगर मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपके राजस्थान में। कहाँ पर, तो ये आपके राजस्थान में है, जिसको कि हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में बताना है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है। तो बताइए कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में जो है अधिक किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो भूमिगत अगर जल की अगर हम बात करें कि कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन डी, चूंकि उत्तर भारत में
सिंचाई ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर अधिक हम जो है जल स्तर, जल के जो यानी भूमिगत जो जल होता है उसका हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि नलकूप से कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश यूपी में किया जाता है। और तालाब के द्वारा अगर हम बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा किया जाता है ये तालाब से किया जाता है। और नलकूप के द्वारा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। वही अगर हम भूमिगत जल की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है उत्तर भारत में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बताइए कि जनसंख्या के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसको जनसंख्यिकी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है। एक नंबर में यहाँ पर आपको दिया है वर्मी कल्चर जो है केचुआ के अध्ययन कहलाता है। वो केचुआ पालन का जो अध्ययन करते हैं इसको क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। और बागवानी का जो अध्ययन करते हैं इसको हर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना है हवा में पौधे को उगाने का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपको एरोपोनिक कल्चर कराता है। और जल में पौधे को उगाने का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका हाइड्रोपोनिक्स कराता है। इसके अलावा याद रखना है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये एपीकल्चर कहलाता है। जो कि जब 2018 में जब आपका एग्जाम हुआ था तो इसमें पूछा गया था बिहार पुलिस में ये आपका पूछा गया था एपीकल्चर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जब 19 में आपका एग्जाम हुआ था, सॉरी यहाँ पर 2019 में आपका एग्जाम हुआ था, तो इसमें आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, इसको एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो बताइए कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर 55 होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तभी आप विपक्षी दल बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में बताना है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो बताइए कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना। तो ये जीवी मावलंकर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि ये कब से कब तक जो है ये पदभार पर रहे थे, तो ये आपका रहे थे 1952 से लेकर के 1956 तक रहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 26 नंबर में बताने कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो बताइए कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कितने को कर सकता है, तो ये जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कहाँ पर, तो ये आपके राज्यसभा में। वही अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो किया जा सकता है इसमें सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जा सकता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि राज्यसभा को जो गठन किया जाता है ये अनुच्छेद आपका 80 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है राज्यसभा डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और वही अगर हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को आपको निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है आपको लोकसभा को। लेकिन यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसको उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 28 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 28 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। तो बताइए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का जो है ये मूल अधिकार नहीं रहा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये 44वां संविधान जब संशोधन हुआ था और ये कब हुआ था, तो ये आपका 1978 में हुआ था आपका 44वां संविधान संशोधन, जिसमें कि व्यक्ति का मूल अधिकार जो अपना संपत्ति का होता है उसको जो है खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 29 नंबर में बताने कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताइए कि राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है ये राष्ट्र का आंकलन करती है। ये क्या करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो होता है आपका, इसको मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो ये जो है क्या करता है, तो ये राष्ट्र का जो है आंकलन करते हैं। राष्ट्र परिषद का ये क्या करते हैं, आंकलन करने का ये कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो होते हैं क्या होता है कि राष्ट्र में जो अखंडता यानी कि भारत में जो है अखंडता को बनाए रखने के लिए इसका जो है ये आपका जो राष्ट्रीय एकता परिषद को जो है लागू किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 29 नंबर में बताना है उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो बताइए कि उपराष्ट्रपति को
अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव को लोकसभा की स्वीकृति से इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जो होते हैं आपका उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग को जो है पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब उपराष्ट्रपति को जब हटाने की चर्चा किया जाता है तो 14 दिन पहले जो है ये किसको परफॉर्म जो है इन्फॉर्म किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस को कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।